नमस्कार, वापस से आपका स्वागत है द केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम वापस से बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी VSEPR की, और आज हम बात करेंगे दो नए कॉन्सेप्ट्स की, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, और स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल हाइब्रिडाइजेशन sp। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये आपके एकेडमिक्स में पूछा जाता है, और सिंपल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैं आपको बताऊंगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है BeCl2। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन सा है? बेरिलियम Be। तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और इसके बाद आएगा 2p जो कि खाली है। और वहीं पे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये हो जाएगी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, जिसका एग्जांपल है CH4। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल है कार्बन, और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s2 2s2 और 2p2। ये हुआ इसका ग्राउंड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, हर एक हाइब्रिडाइजेशन में आपको पहले सेंट्रल एटम पता करना है जो बीच में है, मेन एटम है, और उसका नॉर्मल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पता करना होगा। तो कार्बन ये नॉर्मल स्टेट, ग्राउंड स्टेट जिसको कह सकते हैं, ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में देखिए कंपेरेबल एनर्जी का है क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। तो 1s2 एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के 2p3 के पास चला जाएगा, मतलब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन और इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया कार्बन का एक्साइटेड स्टेट। अब है हमारे पास हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के पास 1s 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर ऐसे 4 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए तो 4 1s 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब? 4। और यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हर एक हाइड्रोजन कार्बन के हर एक एटम से, एलिमेंट से बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब इनके पास भी एक, इनके पास भी एक, इनके पास भी एक, और भाई साहब इनके पास भी एक ही है। तो हर एक इससे बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करेगा। तो फाइनली जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे तो ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या दिखा कि एक s है और 3 p इन्वॉल्व है, तीनों आपस में मिल गए हैं। एक s, देखिए s ऑर्बिटल, और 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या दिखा? s एक ठो जो कि यहाँ पे है, और 3 p, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है जो एक s और 3 p का है, और चारों जब यहाँ से बॉन्डिंग बनाने जाएंगे इनके साथ तो इनको साथ में मिलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूरी तो तय करेगा नहीं। जब एक हाइड्रोजन जा रहा है तो चारों एक ही साइड जाएगा, जैसे 4 दोस्त गए तो एक ही दुकान पे गए, अलग अलग दुकान पे तो जाना पसंद करेंगे नहीं। तो ये भाई साहब उठ के इन्हीं के पास चले जाएंगे, और इन दोनों को मिक्स करना होगा, मिलना होगा, ताकि सब एक साथ आ सकें। तो एक s और 3 p इन्वॉल्व है, इसलिए हो गया ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद बात करेंगे sp2। sp2 की बात करते हैं तो हमारे पास आता है BCl3, और वापस से आ जाता है बोरॉन। और बोरॉन का होता है 5 एटॉमिक नंबर, मतलब कि 1s2 2s2 और 2p1। और क्लोरीन भाई साहब होता है 17। तो क्लोरीन भाई साहब को हम नीचे भी बना दें। तो 1s2 2s2 2p6, तो ये हो गया कितना? 10, 3s2 और 3p5। तो 2 2 4 10, 2 12 5 17। अब इनको देना है एक इलेक्ट्रॉन, और ये है ग्राउंड स्टेट में। तो जैसे ही ये जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, तो 1s2 इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और पहुंच जाएगा इनके पास, मतलब हमारे पास एक s ऑर्बिटल में खाली इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन खाली p ऑर्बिटल में। और हमारे पास क्लोरीन कितने हैं? 3।
जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो मतलब हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने वाले 3 और यहाँ से आने वाले भी 3। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सेंट्रल एटम जो है हमारा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और उन्हीं दोनों को हाइब्रिडाइजेशन में माना जाता है। तो यहाँ सेंट्रल एटम बी जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो एक s और 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो s और 2p होने के कारण 2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। आपको फिर से बता रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे लिए सेंट्रल मेटल इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल मेटल में एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और वो जंप करने के बाद जिस जिस ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन है और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को लिखा जाता है। तो p में मैक्सिमम 3 तक पहुंच सकता है जो हम लास्ट में बताए, और s में मैक्सिमम 1। तो ये था आपका sp2। अब आइए डिस्कस करते हैं sp। देखिए, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि हमारे लिए सिर्फ सेंट्रल मेटल इंपॉर्टेंट है, तो हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, सेंट्रल मेटल की। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल हमारा क्या है, बेरिलियम। 1s2 2s2 और 2p0 हमने यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी पे जंप करेगा, क्योंकि यही कंपेरेबल एनर्जी का है। ठीक है भाई साहब, तो आइए इसकी बात कर ही लेते हैं। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप किया तो कहाँ पहुंचा, 1s2 2s1 और 2p1। एक्साइटेड स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और ये बना हमारा 2p1। तो s1 और p1 और इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है sp_d वाला। उसमें कहीं कहीं आपने देखा होगा d2sp3 होता है और कई बार sp3d2 होता है। तो वो हमेशा डिपेंड करेगा कि ऑर्बिटल कौन सा पहले आ रहा है। तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। अगली बारी आती है sp3d की, जिसका एग्जाम्पल है PCl5। तो वापस से हम किसकी बात करेंगे, हमेशा सेंट्रल मेटल की। तो सेंट्रल मेटल है हमारा फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो ये हो गया हमारा 2 2 4 10 2 12 और 3 15। और जैसे ही अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे भाई, तो 1s2 2s2 2p6 और इलेक्ट्रॉन जंप हमेशा कहाँ से करेगा, s ऑर्बिटल से। तो ये हुआ 3s1 3p3 और 3p3 के बाद क्या आएगा, 3d1। अब आप लोग कहेंगे कि देखिए हमारे पास s में एक इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में, हम बना देते हैं, पहले 2 था, p में 1 2 और 3 और d में एक भी नहीं। तो 1 2 3 1 2 3 4 और 5। तो आप कहेंगे कि जैसे ही एनर्जी दी जाएगी, एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी दी गई, तो इसको जंप करके हमेशा तो ये p में जा रहा था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो ये थ्योरी है, इसमें माना गया है कि ये जब जंप करके जाएगा तो इसके पास इतनी ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है कि ये इसकी बॉन्डिंग करवा सके। तो ये यहाँ से जब भी जंप करेगा तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल में करेगा। तो इसने जंप किया और ये पहुंचा कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन s में, 3 इलेक्ट्रॉन p में और 1 इलेक्ट्रॉन d में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, sp3d। और इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसके बाद बात आती है sp3d2 की। तो इसमें आता है sf6। देखिए, हमें सेंट्रल मेटल के अलावा दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जरूरत ही नहीं। तो अगला आता है sf6। तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, माफ कीजिएगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लग रहा है मार्कर में कुछ। तो जब sp3d2 की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेंट्रल एटम सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 और 3d0। तो हमने देखा कि ओरिजिनल s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और p में कितने हैं, 4। जो भी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा वही जंप करते हैं। तो इसका जो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है 2 वाला, वो जंप किया d के अगले ऑर्बिटल में, क्योंकि देखिए दोनों का n का वैल्यू तीनों का सेम है, n की वैल्यू 3। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है s से और एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है p से। तो 1s 3p और 2d। तो ये हुआ आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आज के लिए इतना ही।
कल हम लोग फिर से मिलेंगे। अगला वीडियो एक ही दिन बाद अपलोड करेंगे जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तब तक वीडियोस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो नीचे लाल वाला बटन है बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप अपलोड हो जाएं। टिल देन गुड बाय एंड साइनिंग ऑफ। वीडियो में जो हम बात करेंगे जो कि आपकी एक ही दिन के गैप के बाद आएगी, उसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ सैलिएंट फीचर्स जान लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि जब भी बॉन्डिंग होती है तो दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब काम करता है जब सेम चार्ज वाले, मतलब अपोजिट चार्ज वाले प्लस और माइनस वाले ऑर्बिटल के बॉन्ड एक साथ मिलेंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब सेम वाले। तो आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जब प्लस माइनस मतलब अपोजिट चार्ज मिलेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, जिसे कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब सेम चार्ज प्लस प्लस या माइनस माइनस बॉन्ड करेंगे तो एनर्जी हायर लेवल हो जाएगी, जिसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसकी बात करते हैं और उसके बाद बात आती है बॉन्डिंग ऑर्डर की, मतलब बॉन्ड ऑर्डर की। ये हमारा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बॉन्ड ऑर्डर आपके लिए निकालना भी एंट्रेंस एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है कि जब किसी के पास मल्टीपल बॉन्ड है और रेजोनेंस में वो पार्ट ले रहा है तो हर एक एटम का कितना बॉन्ड होगा। तो अगले में हम बात करेंगे कैसे निकालें बॉन्ड ऑर्डर और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, जिसके बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपकी अगले ही दिन आएगी। बाय बाय एंड do not forget to subscribe, share and like.